हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 12 नंबर वाला करने वाले हैं। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है और इसी तरीके से हम लोग 1000 प्लस की जो 1000 से ज़्यादा जो एमसीक्यू करने वाले हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते एग्ज़ाम तक हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आपको पीडीएफ वगैरह की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे मैं डाल दूँगी। और उसके अलावा आप हमारी फेसबुक आईडी से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज भी रख सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे करती हूँ इंस्टाग्राम पे। और अभी आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन देखते हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हम लोग 1000 प्रश्नों को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग उसे एग्ज़ाम तक कर लेंगे। और उसके अलावा जो ये सेशन है वो हमारे सीटेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ जो लोग एमपी टेट को टारगेट कर रहे हैं या फिर आने वाला जो यूपी टेट है वो लास्ट फरवरी या फिर मार्च स्टार्टिंग में होगा, तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और उसके अलावा ये सुपर टेट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे सीडीपी 10 मार्क्स की सीडीपी सुपर टेट में रखी गई है, जो कि और उसके अलावा मतलब पूरा मिला के 30 नंबर का सीडीपी का सेक्शन जो है वो सुपर टेट में रखा गया है। लेकिन सीडीपी नाम से, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से सुपर टेट में बस 10 नंबर का ही सिलेबस रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। और लेकिन यूपी टेट में और सुपर टेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे ही हमारा सीटेट कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन और सीटेट और एमपी टेट के पर्सपेक्टिव से प्रश्नों को ज़्यादा देख रहे हैं। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है, 11 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने देख लिया है। और अभी आगे बढ़ते हैं। आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कारण है उसे छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ऐसे ही लैंग्वेज आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है। अतिरिक्त, अलावा, नहीं, इन सब को हमें बहुत अच्छे से एग्जाम में देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक ऑप्शन को छोड़कर सभी वातावरणीय कारक को आकार देते हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन पूछा गया है कि वातावरणीय कारक को ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो कि आकार नहीं देता है। ठीक है, तो पहला है कि पौष्टिक की गुणवत्ता। तो जो पौष्टिक की गुणवत्ता होती है, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो वातावरण पर डिपेंड करती है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा चारों में से ऑप्शन है जो कि वातावरण से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला ऑप्शन है कि संस्कृति। जो संस्कृति है वो भी हमारे वातावरण से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन नहीं होगा। और उसके अलावा अगला है कि शिक्षा की गुणवत्ता। तो जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी वातावरण से जुड़ी हुई ही है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा आंसर का वो डी बनेगा, जो कि शारीरिक गठन है वो वातावरण से ना जुड़कर बल्कि ये आनुवंशिकता से जुड़ी हुई है। ठीक है, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम से जुड़ी हुई है। हमारी जो शरीर का जो कैसा स्ट्रक्चर होगा वो हमारे आनुवंशिकता पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि चारों में से ऐसा डी वाला ऑप्शन ही है जो कि वातावरणीय कारक से जुड़ा हुआ नहीं है, वातावरणीय कारक विकास को आकार नहीं देता। और बाकी जितने ऑप्शंस हैं वो वातावरण से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़े हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है जो कि किससे बचती है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक टाइप से पूछा गया है कि किससे बचती है। लैंगिक समानता से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये आपको अलर्ट होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है कि ऐसा ऑप्शन में कौन सा, मतलब चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नेगेटिव है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचती है, तो वो किससे बचती है। ठीक है, तो अच्छी बातों से तो बचेगी नहीं। जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें अच्छी बातें समाहित होती हैं और जो नेगेटिव पॉइंट होता है उससे वो बचती है। ठीक है, तो लैंगिक समानता एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी जो होती है, जहाँ पे पुरुष और महिला में भेद नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें जो होती है वो इक्वलिटी को दिखाती है। तो जो लैंगिक समानता होती है वो अच्छी पाठ्य पुस्तक में होना अनिवार्य है। तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं हुआ, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला हम देखते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट
पॉइंट है और ये हमारे पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व जो भी वहाँ पे चीज़ें लिखी जाती है पाठ्य पुस्तक में, उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना रहती है। और अगला है कि लैंगिक पूर्वाग्रह। तो जो ये लैंगिक पूर्वाग्रह है वो एक नेगेटिव सेंस है, मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी जेंडर के बारे में हमने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया है कि ये जेंडर इस तरीके का काम करेगा, ये जेंडर इस तरीके का काम करेगा। जैसे कि हमने दिमाग में सेट कर लिया है कि लड़कियां जो है वो ड्राइविंग नहीं कर सकती और लड़के जो है वो अच्छा ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लैंगिक पूर्वाग्रह ही है कि हमने एक जेंडर विशेष के बारे में ऐसी अपनी सोच बना ली है। जब भी हम मतलब लड़कियां जो भी हैं, जो भी गाड़ी वगैरह चलाती हैं, तो वो बोलते हैं कि हट जाओ लड़की यार इन ठोक देगी, मतलब इस तरीके से बातें करते हैं। तो ये एक उनकी ये जो सोच है वो दिखाती है कि वो उनकी जो सोच है उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो हम किसी जेंडर के लिए स्पेसिफिक बातें बना लेते हैं कि ये जेंडर को हम मतलब कम आंकने लगते हैं। तो ये सब जी बातें जो होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दिखाती है। और जो लैंगिक पूर्वाग्रह है जो वो अच्छी पाठ्य पुस्तक में लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो हमेशा जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो है वो सही होगा। और लैंगिक संवेदनशीलता मतलब कि सारे लिंग के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है तो वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में समाहित होती है, लेकिन जो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है वो अच्छी पाठ्य पुस्तक में समाहित नहीं होती, क्योंकि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन है सीटेट के, और 2012 के क्वेश्चन है। आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। बच्चा जो है वो वस्तु स्थायित्व को किस चरण पर प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण पर, औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर, या फिर संवेदी परक चरण पर, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पियाजे के अनुसार। ठीक है, पियाजे की मैंने ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चों में वस्तु स्थायित्व आता है? जिसको पता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको पता नहीं है वो अच्छे से इसको नोट करके रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको फ्री में मिल जाता है 1 नंबर। ठीक है, तो ये संवेदी परक जो चरण होता है, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे हम कहते हैं, या फिर इंद्रिय गामक अवस्था कुछ पुस्तकों में लिखा रहता है। तो वो पियाजे के अनुसार जो फर्स्ट स्टेज होती है जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसमें बच्चों में 8 से लेकर 12 महीने के बीच में, मतलब ये हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो इसकी जो रेंज होती है, कहीं 8 से 12 लिखा हुआ है, तो कहीं 18 से 20 लिखा हुआ है। तो इस तरीके के रेंज यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जिसमें भी डाउट होता है वैसे क्वेश्चन सीटेट कभी नहीं पूछता। लेकिन हाँ, वस्तु स्थायित्व की जो अवस्था है बच्चों में 0 से 2 वर्ष तक की उम्र में बच्चों में विकसित हो जाती है, और ये सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ठीक है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? रूप शामिल है, दर शामिल है, अनुक्रम शामिल है। तो हम सभी को पता है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में रूप भी शामिल होता है। ठीक है, दर भी शामिल होता है, अनुक्रम भी, एक सीक्वेंस होता है और एक मतलब रेट होती है, और सीक्वेंस भी होता है विकास में। आप लोगों ने जब विकास के सिद्धांतों को पढ़ा होगा तो आप लोगों को सामने से ही ये विकास के जो दर का सिद्धांत है, अनुक्रम का सिद्धांत है, तो ये दोनों ही पढ़ा होगा, और रूप भी उसमें ऐड होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। क्या कही जाती है? वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन मतलब नया, वास्तविक मतलब ओरिजिनल, और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, हम उसे क्या कहते हैं? रचनात्मकता कहते हैं, अभिनव कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं, या फिर नया विचार कहते हैं। तो हम इसे रचनात्मकता कहते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि जहाँ पे ओरिजिनलिटी होती है और नए नए विचार होते हैं और वो उपयोगी अवधारणाओं में निहित होते हैं, तो वो हमारी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी ही होती है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए विज्ञान हो गया, कला प्रदर्शनी हो गया, संगीत हो गया, और नृत्य प्रस्तुतियों को निकालने के लिए क्या है शिक्षार्थियों को? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ। विज्ञान हो गया और कला प्रदर्शनी
और उसके बाद संगीत, नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना है। आपको हमेशा ऑप्शन को देखकर ही आंसर देना है। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है या नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो आपको यही देखना है। आपकी 50% प्रॉब्लम तो पॉजिटिव और नेगेटिव को देखकर ही सॉल्व हो जाती है पेडागोजी में, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना या फिर विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना या फिर विद्यालय, ये सी ऑप्शन है हमारा, ठीक है। विद्यालय का नाम रोशन करना या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो हम सभी को पता है कि विज्ञान हो गया, कला प्रदर्शनी हो गया, संगीत हो गया, नृत्य प्रस्तुति हो गया, ये सब बातें हम अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए नहीं करते, क्योंकि ये विद्यालय में हो रहा है। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए ऐसा कोई ऑप्शन सही होता नहीं है। और विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बच्चों को सिखाना होता है और बच्चे यहाँ पे डेवलपमेंट की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। वहाँ पे हमें बच्चों को व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण नहीं दे रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा सी और बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा कि विद्यालय शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, मतलब बच्चों को विज्ञान और कला की प्रदर्शनी लगवाना, संगीत करवाना, नृत्य करवाना, खेल खिलवाना, मतलब बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं वो इसलिए कराए जाते हैं ताकि बच्चों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करा सके और बच्चे वहाँ पे कुछ क्रिएटिव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है आज का हमारा कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार ये तीनों थियरी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहल वर्ग, इतने से ही आपको फर्स्ट पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और सेकेंड पेपर में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन की रेंज आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर 2-2 क्वेश्चन देंगे तो 6 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं कि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, तो सहयोग की नैतिकता की इन्होंने बात नहीं किया। नैतिक तर्कड़ा, तो इन्होंने मोरल रीजनिंग की ही बात की थी। तो जो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कड़ा पर भी आधारित है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी और डी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे नैतिक दुविधा की तरफ आपको नहीं जाना, बल्कि नैतिक तर्कड़ा का इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। इनका कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिकता से जुड़ा हुआ है। इन्होंने 3 स्तर बताए थे, उसमें 6 स्टेजेस को बताया था। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, शिक्षार्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त इनमें ये भी सहायता करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट पूछा जा रहा है, अतिरिक्त का मतलब हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को, मतलब अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। मतलब टीचर को यह सलाह दिया जाता है कि वे अपने बच्चों को, जो भी उनके क्लास में बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे हैं, उन्हें हम सामूहिक गतिविधियाँ प्रोजेक्ट के माध्यम से, मतलब किसी भी तरीके से उन्हें हम सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, मतलब कि सामूहिक गतिविधियों में हम बच्चों को शामिल करेंगे तो उससे उन्हें सीखने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, उसके अतिरिक्त उन्हें और किसमें मतलब सहायता मिलेगी, सामूहिक गतिविधियां कराने से। तो बच्चों में दुश्चिंता उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव ढूंढना है, नेगेटिव नहीं ढूंढना। तो दुश्चिंता जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा, ये तो होगा ही नहीं आंसर। मूल्य का द्वंद्व भी नहीं है यहाँ पे, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव पॉइंट है और कहीं ना कहीं ये द्वंद्व करना एक अपने आप में नेगेटिव पॉइंट होता है। आक्रामकता की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम सहयोग का कार्य करवा रहे हैं, मतलब कि ग्रुप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं बच्चों से, तो वहाँ पे आक्रामकता नहीं, बल्कि बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हम वहाँ पे प्रेम भावना बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, और ये कास्ट वगैरह के सिस्टम को खत्म करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को निकट लाने के लिए कराया जाता है। तो बच्चों में इससे सामाजिक रण की जो भावना होती है वो ग्रुप एक्टिविटी से बढ़ती है। एक दूसरे से बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो हमें बच्चे एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना भी वहाँ पे सीख जाते हैं और बच्चों में सामाजिक रण की भावना जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि आनुवंशिकता संबंधी कारक है। पहला है
आंखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, या फिर समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या फिर चिंतन पैटर्न। तो हम सभी को पता है कि आनुवंशिकता से डायरेक्टली जुड़ा हुआ क्या है, आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, स्किन का रंग हो गया, या फिर आंखों का काला भूरा नीला होना, ये हमारे आनुवंशिकता पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। और हमारे शरीर का रंग हो गया, या फिर हमारी हाइट हो गई, हमारा मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे आनुवंशिकता पर ही रिलेट करती हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार बना के दिए जाते हैं, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपको हल्का सा यहाँ पे बस अलर्ट होकर आंसर देना है। और सामाजिक गतिविधियाँ जो है वो वातावरण से जुड़ी हुई हैं, आनुवंशिकता से नहीं जुड़ी हुई है। और समकक्ष गतिविधियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, तो ये भी आनुवंशिकता से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि ये वातावरण से जुड़ा हुआ है। और जो ये चिंतन पैटर्न है वो भी हमारे वातावरण से ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करते हैं। शिक्षकों को, जो भी विद्यार्थी हैं, उनके गलतियों का हमें अध्ययन करना चाहिए। मतलब बच्चे जो भी गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि मैं बच्चों को प्लस पढ़ा रही हूँ क्लास 1 में या फिर क्लास 2 में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एडिशन पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कर कहाँ पे रहे हैं, उनकी गलतियों को मुझे नोट करना चाहिए। और उसके लिए मुझे उनको मतलब उनकी, अगर हम गलतियों को देखेंगे, उनकी गलतियों को अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि ज़्यादातर बच्चे यहीं पर ही गलती क्यों कर रहे हैं, तो इससे यह किस ओर संकेत करेगा। योग्यता के अनुसार समूह बनाने के लिए, तो बच्चों का समूह बनाना, अगर हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है। किसी भी कोई भी परीक्षा अगर हम क्लास में ले रहे हैं, कोई भी टेस्ट ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क करवा रहे हैं, तो बच्चों का हमें इस तरीके से तेज कमजोर या इस तरीके का लेवल बच्चों पे ना लगाना होता है, और ना ही इस तरीके की का कोई समूह बनाना होता है बच्चों के लिए। तो ये ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव सेंस में कभी आंसर नहीं बनेगा। और अगला है कि भिन्न प्रकार के पाठचर्या की आवश्यकता। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर गलतियां करने लगेंगे तो हम उन्हें सिखाने की बजाय पाठ्यक्रम को ही बदल देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। और उनके ज्ञान की सीमा, और बल्कि बच्चे जो है वो डेवलपिंग प्रोसेस में होते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो अगर वो गलतियां करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आगे सीख नहीं सकते, वो उनके ज्ञान की सीमा नहीं होती, बल्कि जहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं उन्हें सुधारा भी जा सकता है अगर टीचर चाहे तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ, ठीक है, आवश्यक उपचारात्मक जो युक्तियाँ होती हैं, मतलब कि अगर हम त्रुटियों का अध्ययन करेंगे तो हम बच्चों को जो भी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ होती हैं वो बच्चों को हम दे पाएंगे। मतलब बच्चे जो है वो हम मतलब एक तरीके से त्रुटियों का अध्ययन करना मतलब निदान देखना, मतलब बच्चों कमियों को जानना, और उसके बाद जहाँ पे कमी है, जहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है, उसके लिए उन्हें उपचार उपलब्ध कराना, मतलब कि बच्चों को रिमेडियल टीचिंग कराना, ताकि बच्चों की वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो पाए, या फिर उस क्लास में ही कराना, या फिर अगर क्लास में कम बच्चों को प्रॉब्लम है तो अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेके या फिर किसी भी तरीके से उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देना बच्चों को। और अगला है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दिखाता है, ठीक है। एक लड़की है कि जो किसी पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है, और एक लड़की है जो कि जिसे कि सीखने में बहुत समय लगता है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दिखाता है। आप लोगों ने भी अपने क्लास में देखा होगा कि कोई जो होता है वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, कोई थोड़ा देर में करता है। तो ये सब बातें किस वजह से होती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से, अंतर संबंध की वजह से, निरंतरता का सिद्धांत। जो निरंतरता का सिद्धांत तो ये एकदम नहीं होगा, क्योंकि निरंतर विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये जिंदगी भर चलती रहती है। तो इसका और इस सिद्धांत का इस कथन से कोई लेना देना नहीं है। और सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये भी नहीं है। और अंतर संबंध की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और विकास का एक सिद्धांत ये भी होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विकास का एक सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है, जिसमें कि मतलब हर बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से सीखता है। मतलब कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई मंद बुद्धि होता है, तो कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है, कोई एवरेज होता है, तो वो अपने हिसाब से वो सीखता है। तो यही व्यक्तिगत विभिन्नता का कॉन्सेप्ट होता है, और ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से। तो विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ये हम सभी को पता है। तो ये जन्म के पूर्व से लेकर ही जब बच्चा
अपने माँ के गर्भ में आता है तभी से विकास की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो यही होता है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। तो जो विकास जो है वो शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से विकास जो है वो शुरू होता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। शैशवावस्था से नहीं, पूर्व बाल्यावस्था से नहीं, बल्कि प्रसव की पूर्व अवस्था से, मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है रहता है तभी से विकास की जो प्रक्रिया होती है वो चालू हो जाती है। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप शैशवावस्था नहीं लगा कर आएंगे बल्कि यहाँ पे प्रसव पूर्व वाली अवस्था को लगा कर आएंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का जो 13 वाला क्वेश्चन है आज का, कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थियरी है वो किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया था। और अभी हार्वर्ड गार्डनर जिंदा है और उनका जो रिसर्च है वो अभी भी चल रहा है। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उनके अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है वो कैसी होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है, भाषिक बुद्धि होती है, या फिर स्थानिक बुद्धि होती है। तो जो ऐसी बुद्धि होती है वो प्राकृतिक बुद्धि होती है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे किसी तर्क की बात नहीं की जा रही, ना ही भाषा की बात की जा रही और ना ही स्थानिक बुद्धि की बात की जा रही, बल्कि यहाँ पे प्रकृति से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये प्राकृतिक बुद्धि है जो कि पेड़ पौधों को, खनिजों को मतलब अच्छे से पहचान लेते हैं और उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे लोगों में प्राकृतिक बुद्धि जो होती है, नेचुरल इंटेलिजेंस उनकी ज़्यादा पावरफुल होती है। और अगला है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक है प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या फिर भावात्मक विचार है। तो चिंतन जो जो अनिवार्य रूप से क्या है, तो चिंतन जो अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल है सही है। मनोवैज्ञानिक परिघटना नहीं है, भावनात्मक व्यवहार नहीं है और मनोगतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। जो हमारा कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती है उसमें थिंकिंग को, चिंतन को शामिल किया जाता है, लॉजिकल रीजनिंग और हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है, थिंकिंग वगैरह जो होती है वो संज्ञानात्मक एक्टिविटीज़ में ही आती हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे किसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, एक शिक्षिका है जो कि अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। ठीक है, उसे एक सब्जेक्ट में ज्ञान मिला हुआ है तो वो दूसरे सब्जेक्ट के ज्ञान के साथ उसे जोड़ सके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा, पुनर्बलन को बढ़ावा मिलेगा, मोटिवेशन या री इन्फोर्समेंट को बढ़ावा मिलेगा, या फिर ज्ञान के साथ संबंध और अंतरण, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता को बढ़ावा मिलेगा, या फिर शिक्षार्थी की स्वायत्तता को, शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को बढ़ावा मिलेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही, ना पुनर्बलन की बात हो रही और ना ही विद्यार्थियों की स्वायत्तता की बात हो रही। अगर हम किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ज्ञान के साथ संबंध और अंतरण। मतलब इस कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान अगर मैंने, जैसे कि मैंने मैथ सीखा और उसका मैथ सीखा, मैंने मैथमेटिक्स में मैंने मैथ पढ़ा, लेकिन फिजिक्स में भी मैथ का यूज़ हो रहा है, इकोनॉमिक्स में भी मैथ का यूज़ हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स में भी मैथ का यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पर भी मैथ का यूज़ हो रहा है उसे मैं वहाँ पे कनेक्ट करके यूज़ कर पा रही हूँ। तो मतलब ये ज्ञान का जो संबंध है, मैं एक सब्जेक्ट का ज्ञान का संबंध दूसरे सब्जेक्ट से बैठा पा रही हूँ। जैसे कि पॉलिटी में अगर हम पढ़ते हैं तो संविधानों का जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, संविधान की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, और अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका जो सबसे लास्ट चैप्टर होता है और जो पॉलिटी का जो सबसे पहला चैप्टर होता है, तो इन सब में हम कनेक्शन बैठा लेते हैं। तो हम एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से जब कनेक्शन बैठाते हैं तो वही होता है ज्ञान के साथ संबंध और अंतरण। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। और आज हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोगों ने आज के सेशन में 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोस को देखें और